नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 20 PYQ MCQs जो कि किस पर आधारित रहेंगे, आपके टेंसेज पर आधारित रहेंगे, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर आधारित रहेंगे। इसका आपको फायदा क्या मिलेगा? एक तो आप जो अपनी तैयारी है उसको चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपकी तैयारी में कोई ढिलाई है तो आप उसके साथ साथ यहाँ पर सीखेंगे भी, और यदि आप पहले से भी जानते हैं तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन रहेगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियोज हैं वो आप तक समय पर पहुंचती रहें। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने इससे पहले 2 वीडियोज बनाई हैं, वो किसके ऊपर हैं? आपकी पूरी टेंसेज के ऊपर हैं। उनमें वो कंप्लीट जो टोटल 12 टेंस हैं वो पूरे के पूरे पढ़ाए गए हैं, उनके शॉर्टकट बताए गए हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, कब कौन सी वर्ब लगानी है, सारा सब कुछ बताया गया है। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनको आप पहले अवश्य देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन है द सन खालिस्तान इन द ईस्ट। अब यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, इज राइजिंग, राइज, वॉज राइजिंग और राइजिज। अब इन चारों आंसर्स में से राइट आंसर कौन सा है ये आपको सोचना है। पहले एक बार वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं, या फिर मैं जब क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ उस दौरान भी आप सोच सकते हैं, ताकि आपको आकलन मिल सके कि जो हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वो हमारा सही है या गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका राइजिज होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब वो सही आंसर डी ही क्यों है? क्योंकि साथियों जब हम बात करते हैं सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ की, यानी ऐसी कोई बात जो कि दुनिया में समान रूप से लागू है, सब लोग उसका एक ही उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य के उगने की बात हो रही है कि कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। तो ये वाली बात सार्वभौमिक सत्य है, सब दुनिया जानती है कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में ही उगता है। तो ऐसी बातों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और जोड़ देते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सन है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो राइट आंसर इसका क्या बना? राइजेज। अगला क्वेश्चन है बी यूजुअली खालिस्तान आवर वर्क एट 4 PM, और वर्ब दे रखी है आपको फिनिश। अब इसमें सही वर्ब कौन सी आएगी इन चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, फिनिश। वो क्यों होगा साथियों? यहाँ पर आपको एक शब्द दे रखा है यूजुअली। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एडवर्ब्स बताए थे। उन एडवर्ब्स में से, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं, जो शॉर्टकट हैं, उनमें से कोई शब्द मिल जाता है जैसे कि यूजुअली, तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। अब और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बी है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा? फिनिश। अगला क्वेश्चन है ए कलेक्टर इज ए पर्सन हु खालिस्तान रेवेन्यू, और वर्ब दे रखी है आपको कलेक्ट। अब इसमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा कलेक्ट्स। अब ये कलेक्ट्स ही क्यों बना इसका राइट आंसर? तो उसको समझते हैं। जब साथियों किसी नाउन की कोई परिभाषा दी जा रही हो तो उस नाउन की परिभाषा को भी हम कौन से टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी बताया आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। अब यहाँ पर किसकी परिभाषा दी जा रही थी? कलेक्टर की परिभाषा दी जा रही थी कि कलेक्टर वह व्यक्ति होता है जो कि रेवेन्यू यानी कि राजस्व को इकट्ठा करता है। तो अब यहाँ पर एक कलेक्टर यानी कि एक कलेक्टर की बात हो रही थी, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया? एस लगा दिया। अगला क्वेश्चन है वाटर इन द पॉन्ड खालिस्तान लास्ट नाइट। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन ए है फ्रीजिज, और बी है हैड फ्रोजन, ऑप्शन सी है फ्रोज, और डी है इज फ्रीजिंग। तो राइट आंसर इसका बनेगा फ्रोज, ऑप्शन सी फ्रोज इसका राइट आंसर बनेगा। अब क्यों बनेगा? पिछली वीडियो में मैंने आपको जब टेंस पढ़ाए तो उसमें आपको बताया कि यदि किसी सेंटेंस में लास्ट शब्द आ जाए और उसके बाद में कोई भी समय बताने वाला शब्द आ जाए तो हम उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म कौन सी है? फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज है।
यदि दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसको अवश्य देख लेना, ताकि जो आपका टेंसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इट इज टाइम बी खालिस्तान डूइंग आवर वर्क। यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा स्टार्टेड। अब ये स्टार्टेड ही क्यों बना? साथियों कॉन्सेप्ट है, जब सेंटेंस में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ जाए और उसके बाद में क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट दे रखा हो, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है? स्टार्ट की, स्टार्टेड है, इसलिए इसका आंसर ये बन गया। लेकिन साथियों यहां पर साथ के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम दे रखा हो और उसके बाद सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, जैसे यहां पर ये बी दे रखा है सब्जेक्ट, अगर ये नहीं होता तो यहां पर फिर टू स्टार्ट आता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यदि इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद में कोई सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन नहीं दे रखा है तो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अब यहां पर तो सब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए क्या लगाएंगे हम? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, इफ आई खालिस्तान ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन सी, वर। अब ये वर क्यों आया? साथियों जब कंडीशनल सेंटेंसेज की बात होती है, यानी ऐसे सेंटेंसेज जिनमें कंडीशन लगी हुई होती है, और वो कंडीशन कैसी होती है? अनरियल, अवास्तविक, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पर भी वही बात हो रही है। और ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? इफ से होती है। और यहाँ पर कह रखा है कि यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अब जाहिर सी बात है वो पक्षी है तो नहीं कोई कहने वाला, अब है नहीं तो मतलब अवास्तविक सिचुएशन है। ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और जब वर्ब हो बी, बी यानी कि होना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म इजेमार और सेकंड फॉर्म वॉजवर और थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो उस समय हम चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लुक और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह दे रखा है, द मंकी खालिस्तान ऑन द पोल। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इज डांसिंग बनेगा। अब क्यों बनेगा? साथियों जब ऐसे आपको लुक, सी या लिसन, तो उनके बाद में ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा हो, और तो ये जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ को दिखाती हैं? कि वो कोई भी काम हो रहा है उसको बताती हैं। जैसे यहाँ पर अब कहा जा रहा है ना, लुक, देखो, द मंकी खालिस्तान ऑन द पोल, डांस की बात हो रही है कि जो मंकी है वह पोल पर नाच रहा है, तभी तो वो दिखा रहा है कोई अभी नाच रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि ऐसे कामों को हम दिखाते हैं जो कि बोलते समय जारी हो रहे होते हैं, यानी उस समय हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर मंकी उस पोल पर नाच रहा है तभी तो कोई दिखा रहा है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या बनेगा? इज डांसिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाएगा। क्वेश्चन है, नाउअडेज आई खालिस्तान ए बुक ऑन ग्रामर, और इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? एम राइटिंग। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि सेंटेंस में नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट ये शब्द आ जाते हैं तो हम उस टेंस में कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली माई फादर खालिस्तान ए वाइट कार। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? हैज बॉट, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक शब्द आया है रिसेंटली, और मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये कुछ शब्द जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे उसमें जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। तो वो जो शब्द बताए थे, यदि उन शब्दों में से कोई भी शब्द किसी सेंटेंस में आ जाता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, माय फादर मतलब अकेला है, इसलिए हैज लगाया, और बॉट बाई की थर्ड फॉर्म लगाई, मतलब अभी अभी मेरे पिता ने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खरीदी है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन शी केम टू माई हाउस, यानी कि जब वह मेरे घर आई, माई मदर खालिस्तान फूड फॉर गेस्ट्स। का जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? वॉज कुकिंग। अब क्यों बनेगा? जब साथियों ऐसी कंडीशन हो कि सेंटेंस में व्हेन, एज या वाहिल, व्हेन, एज या वाहिल, WHILE ये शब्द हों और सेंटेंस के दो भाग हों, एक भाग में आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो दूसरे भाग में सामान्यतया पास्ट कंटिन्यूअस आता है। वैसे इसमें दोनों ही साइड में पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, लेकिन सामान्यतया एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट आता है और एक साइड में पास्ट कंटिन्यूअस आता है। इसको क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा अर्थ लगा करके देख लेना, यदि अर्थ उपयुक्त बैठता है तो उस हिसाब से वर्ब लगानी है। जैसे यहाँ पर जब वह मेरे घर आई तो मेरी माँ मेहमानों के लिए खाना पका रही थी।
एकदम बिल्कुल सही अर्थ बैठ रहा है वॉज कुकिंग लगाने से, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस लगाने से। अगला सेंटेंस है आई विश आई खालिस्तान हिज नेम। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अब ये ऑप्शन सी राइट आंसर क्यों है? क्योंकि साथियों जब किसी सेंटेंस में ऐसी कुछ फ्रेज दे रखी हो, आई विश, एज इफ, एज दाओ, इफ ओनली, तो ये जो शब्द हैं यदि किसी सेंटेंस में दे रखे हों तो उसके बाद उस सेंटेंस में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है? न्यू। नो की सेकंड फॉर्म न्यू। अगला सेंटेंस, माई सिस्टर खालिस्तान हर होमवर्क बिफोर आई स्टार्टेड। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हैड कंप्लीटेड। अब इसमें हैड कंप्लीटेड ही क्यों आया? क्योंकि साथियों आप देखेंगे जब सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर में से कोई एक दे रखा हो और उसके एक साइड में पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो दूसरी साइड में पास्ट परफेक्ट आता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आपने यहाँ पर देखा बिफोर मिल गया और इधर की साइड में स्टार्टेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम दूसरी साइड में कौन सा टेंस लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है रीता खालिस्तान इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि साथियों जब सिंस या फोर और उसके बाद में कोई भी टाइम दे रखा हो उस सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा ये आ गया 4 और उसके बाद में 10 ईयर्स यानी कि 10 वर्ष का समय दे दिया। अब हमें क्या लगाना है यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैज, हैव, इन दोनों में से कोई एक, और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ रीता सिंगुलर है इसलिए हैज और उसके बाद बीन और टीच वर्ब में आईएनजी लगाया, टीचिंग, हैज बीन टीचिंग। अगला सेंटेंस है सी खालिस्तान माई नोटबुक ऑन नेक्स्ट संडे। वह अगले संडे को मेरी नोटबुक को लौटाने की बात हो रही है, रिटर्न। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल रिटर्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब नेक्स्ट के साथ में कोई समय बताने वाला शब्द दे रखा हो तो उस सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और जो बी होते हैं उनके साथ में सेल लगता है, बाकी सबके साथ में बिल लगता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी है, इसलिए बिल लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई? रिटर्न। अगला क्वेश्चन है रमन खालिस्तान माई रुपीज बाई नेक्स्ट मंथ। कि जो रमन है वह अगले महीने तक मेरे रुपए लौटा देगा। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल हैव रिटर्न इसका राइट आंसर होगा। बिल हैव रिटर्न क्यों आया? इसमें भी तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट प्लस टाइम आ गया तो बिल रिटर्न होना चाहिए था, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साथियों एक कॉन्सेप्ट है, जब बाई शब्द दे रखा हो और उसके बाद में क्या दे रखा हो? कोई फ्यूचर का समय दे रखा हो, भविष्य का समय दे रखा हो, उस सेंटेंस में हम कौन सा टेंस लगाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। जैसे देखो अब यहाँ पर वाई दे दिया और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ, अभी नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, ये तो मतलब भविष्य का समय है, तो बाई प्लस फ्यूचर का समय दे दिया तो हमें कौन सा टेंस लगाना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। और फ्यूचर परफेक्ट मतलब बिल या सेल में से एक और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर रमन था इसलिए बिल लगाया और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है आई खालिस्तान माई प्रोजेक्ट बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। अब देखो अभी मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन में बताया था कि बिफोर आ जाए तो और एक साइड में क्या आ जाए? पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो दूसरी साइड में पास्ट परफेक्ट लगाना है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बिफोर आ गया और दूसरी साइड में क्या आ रहा है? कम्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब साथियों ऐसी बात हो कि बिफोर हो और उसके एक साइड में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो तो दूसरी साइड में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अक्सर विद्यार्थी इस बिफोर को देख करके पास्ट पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्या लगाना है? फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। और फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है? विल हैव सबमिटेड, यानी प्रिंसिपल के आने से पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर चुका हूँगा, जमा करा चुका हूँगा। अगला क्वेश्चन है वाटर खालिस्तान एट 0 डिग्री सेल्सियस। कि जो पानी है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने की बात हो रही है, फ्रीज की बात हो रही है।
तो ये बात हमें किसने बताई है? विज्ञान ने बताई है कि जो पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऐसी कोई बात हो जो गणित की है या विज्ञान की है, उन सब बातों को भी हम कौन से टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। अब चूंकि यहाँ पर वाटर है और वाटर मतलब अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीज़ों को हम कैसा मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं, इसलिए उनके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी, फ्रीज। अगला क्वेश्चन, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर, सी खालिस्तान इन द रूम। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पहचान के लिए ऐसा कुछ नहीं दे रखा, लेकिन कहा जा रहा है कृपया उसको डिस्टर्ब मत करो। सी खालिस्तान इन द रूम, वह कमरे में, और बात हो रही है स्टडी की यानी कि अध्ययन की। अब देखिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग हम ऐसे वाक्यों को या ऐसी बातों को दर्शाने के लिए करते हैं जो काम बोलते समय हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वो जो लड़की है वह कमरे के अंदर पढ़ रही होगी, तभी तो उसको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वह पढ़ रही है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अब उसको डिस्टर्ब मत करो। अब चूंकि वो पढ़ रही है इसीलिए तो उसको कहा जा रहा है ना, तो बोलते समय काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चूंकि सब्जेक्ट सी है इसलिए क्या लगेगा? इज। और राइट आंसर क्या बन जाएगा? इज स्टडिंग। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर खालिस्तान टू अमेरिका। इसके राइट आंसर की बात करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? वीन होगा। अब वीन क्यों होगा? पहली बात तो ये, इसमें एक शब्द मिल गया हमें, कौन सा? एवर। और जब आपको एवर शब्द मिल जाए तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज या हैव, इन दोनों में से तो एक, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ये कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही लग जाती है, मतलब जो हैज और हैव लगना था वो तो कहाँ लग गया? यहीं लग गया, हैव। अब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब कौन सी है? बी है। और बी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो बी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म तो होती है इज एम आर। कौन कौन सी होती हैं? इज, एम और आर। और सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज और वर। और इसके अलावा थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? बीन होती है। तो हमें कौन सा टेंस लगाना था? प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। तो हैव तो यहाँ पहले लग गया यू के हिसाब से। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगानी है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान दे खालिस्तान द वर्क लास्ट वीक। अब ऐसे भी सिचुएशन आपको दी जा सकती है। अब यहाँ पर हमें पहली बात तो ये देखना है कि टेंस कौन सा लगेगा। अब टेंस के लिए हमने यहाँ पर देखा लास्ट वीक, लास्ट प्लस टाइम मिल गया, मतलब हमें लगाना है पास्ट का इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन आप देख रहे हैं ये सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद में आपको क्या लगानी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब इसमें देख लो, डिड ये रहा, और उसके बाद में, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। साथियों, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, बल्कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा ऑप्शन में है? डी में है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिड फिनिश, ऑप्शन डी। आशा करता हूं दोस्तों आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोज बनाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।